नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। देवबंद में मदरसा संचालकों के सम्मेलन के बाद जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने साफ कर दिया है कि वे ऐसे सर्वे के खिलाफ हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मदरसों को किसी सरकारी सहायता की जरूरत नहीं, न ही उसे कोई बोर्ड की मान्यता की जरूरत है, और मदरसों को पकड़ने का मकसद मस्जिद को पकड़ना, मतलब मजहब से टकराव। लेकिन अगर मदरसों के पास छिपाने को कुछ नहीं तो फिर दिखाने से क्यों परहेज? सवाल, मदरसा आधुनिकीकरण से दिक्कत क्यों? मदरसे सरकारी नियम से चलेंगे या जमीयत के कायदे से? सरकारी मदद क्यों नहीं लेना चाहते मदरसे? मदरसों को किस बात का है डर? मदरसों का सर्वे मस्जिद पर सवाल कैसे? मुसलमानों को पिछड़ा रखना चाहती है क्या जमीयत? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को मदरसों के सर्वे पर एतराज है। दारुल उलूम देवबंद में आयोजित कुल हिंद राब्ता ए मदारिस ए इस्लामिया के सम्मेलन में मदरसों के सर्वे पर चर्चा हुई तो अरशद मदनी ने साफ कह दिया कि मदरसे को पकड़ने का मतलब मस्जिद को पकड़ना है। आप अगर मदरसे को पकड़ते हैं इसका मतलब यह है कि मेरी मस्जिद को पकड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं, अगर मुस्तकबिल आने वाले जमाने के अंदर टकराव सरकार का हमारे मजहब से होता है तो हमें उस वक्त ये फैसला करने का होगा कि हमें अपने मजहब पर की मुखालफत में जिंदा रहना है या मुखालफत के अंदर मरना है। ये फैसला हम उस वक्त करेंगे। आज क्या फैसला है? यानी मदनी ने साफ कर दिया कि अगर सरकार मदरसे को छेड़ती है तो वो मजहब की राह पर चलना पसंद करेंगे। यह बयान तब आया है जब सरकार ने दारुल उलूम के मदरसे को भी गैर मान्यता प्राप्त बताया है। हालांकि मदनी ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार मदरसे पर कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन मदनी ने यह भी साफ कहा कि उनके मदरसे को सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा एक नजरिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इल्हाक करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हम नहीं करते हैं बोर्ड से इल्हाक। बोर्ड से इल्हाक जिन मदरसों का हुआ है उन मदरसों की हैसियत खराब हो गई आसाम के अंदर। बकौल मदनी, अगर मदरसों ने सरकार की मदद ली तो सरकार के नियम भी मानने पड़ेंगे। मदनी ने यह भी साफ कहा कि मदरसे को किसी बोर्ड के मान्यता की दरकार भी नहीं है। उन्हें तो मदरसों के लिए लैपटॉप पकड़ने वाला टीचर नहीं बल्कि कुरान पकड़ने वाला टीचर चाहिए। कि मदारिस गुर्बतों अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं और कैसे न कैसे वहाँ यहाँ के जिम्मेदारान चंदा वगैरह करके मदरसों की तामीर और तरक्की कर रहे हैं। उसी में से 550 के लगभग मदारिस अनुदानित है, जिनको गवर्नमेंट ने ग्रांट पे ले रखा है और जिनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट देती है। तो ऐसी कंडीशन में ये इस तरह का बयान देना गैर मुनासिब है और गैर दानिशमंदाना है। जबकि बीजेपी का मानना है कि ये सर्वे मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार मदरसों में 12 बिंदुओं के आधार पर सर्वे कराकर मदरसों को कायाकल्प करना चाहती है। सरकार की नीयत है कि मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी मिले, जिससे वो अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर सके। मदनी मदरसा चलाने के लिए सहयोग नहीं चाहते, सरकार का दखल नहीं चाहते। मॉडर्न एजुकेशन को मदरसों से दूर रखना चाहते हैं, जो कहते हैं कि मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाई जाएगी, जो दीन के लिए होगी, नौकरी के लिए नहीं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कौसर हसन मजीदी जी, सूफी खानखा एसोसिएशन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। नूर अहमद अजहरी जी, हालांकि आप लोग मांग करते रहे कि जो मदरसे हालांकि गैर मान्यता प्राप्त है उन्हें बेहतर किया जाए, सरकार से मदद मिले, और जो मान्यता प्राप्त है उसे भी मदद तो मिलती रहे। लेकिन मदनी साहब तो कुछ ऑनलाइन खींच रहे हैं।
भाई मदनी साहब का भी एक प्रवक्ता यहाँ पर होना चाहिए जी। वो सही से जवाब दे पाते वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा तो मानना यह है कि जिन मदरसों को मान्यता दे दी गई है और जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं तौकानिया के तहतानिया के, वहां सरकारी मदद से कोई परेशानी नहीं है, वहां सरकारी मदद होनी चाहिए। लेकिन जिन मदरसों में दीन पढ़ाया जाता है, जहां आलिम फाजिल मुफ्ती बनाए जाते हैं, वहां यकीनन सरकारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जब सरकारी मदद आती है ना तो सीधे सीधे दीन पर हमला होता है, सीधे सीधे वो अपनी नई चीजें ला करके लागू करने की कोशिश करते हैं। जहां दीन हर एक मजहब को, मुसलमानों को नहीं, हर एक मजहब को अपने मजहबी धार्मिक रहनुमाओं की जरूरत होती है, तो हमें भी जरूरत है। और देश के जमहूरी निजाम ने हमें कुरान पढ़ाने की, हमें दीन सिखाने की इजाजत दे रखी है, तो हमारे ऐसे मदरसों को जहां दीन पढ़ाया जाता है, जहां आलिमों फाजिलों मुफ्ती बनाए जाते हैं, उनको किसी तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए। वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। हाँ, जिन मदरसों ने मान्यता दे रखी है उन पर सरकार को चाहिए कि उनकी मदद करे, लेकिन जिन्हें मान्यता दे रखी है उन पर सरकार की नजर नहीं है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जिन मदरसों में दीन पढ़ाया जाता है वहां पर कहीं ना कहीं नूर अहमद जी, यानी कि ऐसे मदरसे खुलते रहे, अगर उसमें कुछ है नहीं तो दरवाजा खोल के रखिए, फिर इतनी बातें नहीं होनी चाहिए। इसे धर्म से ना जोड़ा जाए, इसे मस्जिद से ना जोड़ा जाए। अरे वेलकम कहा है मदरसे वालों ने दरवाजा खोला है, दिखाया है, क्या मिला? तो मदनी साहब जो बात कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं। संजय चौधरी जी, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। संजय चौधरी जी, बहुत सारी चीजें चर्चा में भी क्लियर और बयान में भी सामने आया। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बयान है देवबंद का, इसको समझने की जरूरत है। मुझको लगता है कि मुस्लिम संप्रदाय में विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए देवबंद अलग लाइन ले रहा है, मदनी अलग लाइन ले रहे हैं, बरेलवी अलग लाइन ले रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम समुदाय में अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, इनके बीच में मुझको लगता है कि कुछ मत भिन्नता हो रही है। ये लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। देखिए, जहां तक समझ है, मुस्लिम मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ी अथॉरिटी है जी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन तो नदवी होता है। और जब नदवा कॉलेज में सर्वे की टीम गई तो सबसे पहले नदवा कॉलेज ने वेलकम किया और कहा कि ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर देवबंद अपनी लाइन ऐसी ले रहा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हाईएस्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय में जो अलग अलग धड़े हैं, जो नदवी अलग हैं, देवबंदी अलग हैं, बरेलवी अलग हैं और बहुत सारे फिरके हैं, तो मुझे लगता है कि इन फिरकों के बीच में से एक फिरका ऐसा है जिसने इस बात को कहा है कि हमें सरकार की मदद पर हम थूकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि जो इस बात को हमेशा सरकार को कोसते हैं, सरकार पर ब्लेम करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, वो ऐसा कहकर अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के मन में सरकार के खिलाफ खराब भावना बढ़ रहे हैं और ऐसा करना ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि देवबंद को मानने वाले लोगों को और देवबंद की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। नूर साहब आते हैं, हालांकि कपीश जी भी हमारे साथ है, कौसर साहब भी हैं हमारे साथ। आप चारों मेहमान बने रहिए। एक बयान सुनवाते हैं जिस तरीके से बरेलवी का जिक्र किया गया। बरेली में मदरसा तालीम बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने अरशद मदनी पर निशाना साधा। मदरसों को लेकर अरशद मदनी के दिए बयान पर उन्होंने कहा कि मदनी माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। मदनी साहब ने क्या कहा है कि सरकारी जरूरत नहीं है मदरसों को, तो उनके मदरसे को सरकारी मदद दे कौन रहा है? इसने पूछा कि आप सरकारी मदद दे लो और वो मना कर रहे हैं। ऐसे माहौल में ये खानदानी लोग इस तरह का बयान दे करके एक फिजा को खराब करने का काम करते हैं।
कपिल श्रीवास्तव जी, अब मदनी साहब तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी कहती रही कि आप तो सर्वे करा रहे हैं, लेकिन कल को किस तरीके से मदद देंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि मॉडर्न एजुकेशन से दिक्कत किसे है। राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं 2-3 बातें आपको कहूं। जी, ये जिन स्कूल्स की ये बात कर रहे थे हमारे मित्र चौधरी साहब, पहले तो ये डिवाइड एंड रूल करने की थ्योरी भारतीय जनता पार्टी परित्याग कर दे। इनके एक ही स्कूल्स हैं जो कि इस्लाम की पढ़ाई कराते हैं, इस्लाम की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और इस्लाम के विचारधारा से मानव की सेवा करते हैं। इसलिए डिवाइड एंड रूल करना कतई ठीक बात नहीं। ये जिस समाज, जिस तबके, जिस धर्म की बात है, उस धर्म के लोग अपने धर्म के अंदर पुनर्जागरण कर सकते हैं, वो उनके बीच में तय। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बात वही कहती है कि भाई हो सकता है कि मदनी साहब ने ये बयान इसलिए दिया हो कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। भारतीय जनता पार्टी जब पुराने जो मदरसे हैं, जो सहायता प्राप्त हैं, उसमें तो विद्यालय के अंदर तनख्वाह नहीं दे पा रही, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दिए जा रहे हैं और वहां के जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर हैं और साहब नई चीजों को हवा दे रहे हैं। गजब की इनायत है भाई। और मैं दूसरी चीज एक बात कहता हूं, जहां तक इस बात का सवाल है कि 12 पॉइंट में जो सर्वे हो रहा है माननीय न्यायालय में, यह तकनीकीय विचाराधीन है मामला। और एक स्पष्ट बात है कि जब इस देश के अंदर आर्टिकल 20 इस बात को कहती है और आर्टिकल 14 इस बात को कहती है कि सबको समानता और समता का अधिकार होगा, सबको धर्म के मानने की स्वतंत्रता होगा, आर्टिकल 16 इस बात को कहती है कि अल्पसंख्यक अपना जो है एक संस्थान बना सकेगा और उसको चला सकेगा, रेगुलराइज कर सकेगा, उसमें नियुक्ति का भी पावर उसके हाथ में होगा। इस बात की जांच करा रहे भैया। आपने बताया जांच कराने से पहले कि आपका मकसद क्या है। आपने ये मकसद नहीं बताया कि आपको सहायता देनी है नहीं देनी है, वहां मानवीय मूल्यों को स्थापित करना है कि नहीं करना है। आप पुराने तो अपने कर नहीं पाते और जहां दीनी तालीम दी जाती है वहां आधुनिक शिक्षा की बात आप संस्कृत विद्यालय में क्यों नहीं कर रहे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर भी, योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर के अंदर संस्कृत विद्यालय चलता है, वहां कौन सी आधुनिक शिक्षा चलती है, जरा मुझे बता दीजिए। तो ये सबसे पहला प्रश्न उठता है कि उंगली वही उठाए जिसकी पाक साख। ठीक है संजय चौधरी जी, उंगली वही उठाए। कौसर साहब आपका रुख करेंगे, एक जवाब संजय चौधरी जी। देखिए, मुझको लगता है कि ऐसे ही लोग होते हैं कि जो वास्तव में मुसलमानों की गलत राय रखते हैं, मुसलमानों की गलत तस्वीर रखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि देवबंद के एक संप्रदाय के एक छोटे से तबके की बात को पूरे मुस्लिम समुदाय पर थोप देना ये नाइंसाफी है। तो मुझे लगता है कि जब तक जो और भी तबके हैं और भी स्कूल ऑफ थॉट हैं इस्लाम के 72 लोग तबके हैं और वो आप दूसरों के अधिकारों का शिकार करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकारी तंत्र कि मुसलमानों के प्रवक्ता बन के विचार कर रहे हैं ऐसे शिक्षालयों से। कम से कम सुन ले भाई, क्या मानवीय मूल्य स्थापित करना चाहते हैं ये बताइए। अरे सुन तो लो, जिन 12 बिंदुओं पे काम करना चाहते हैं उस पे आपने प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं पे क्यों नहीं किया, माध्यमिक पे क्यों नहीं किया, उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय पे क्यों नहीं किया, आपने यूनिवर्सिटीज पे क्यों नहीं किया, आपने अन्य विद्यालयों पर क्यों नहीं किया। आप जिस विद्यालयों की सहायता ले रहे हैं उन विद्यालयों के अंदर आप क्या टीचर्स को रेगुलर आप ठीक है कपिल जी, जवाब तो ले लीजिए। कम सुन लो, जवाब आप समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता हो, मुसलमान समाज के प्रवक्ता नहीं हो, यही आपके सामने कह रहे हैं। दूसरे थोप रहे हैं। मेरी आपत्ति इस बात है कि सरकार थोप रही। अरे यार, मुसलमानों की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो वेलकम करती है कि मदरसों में जो सर्वे हो रहा है आप वेलकम कैसे मान लो, आज तक वो वेलकम क्यों नहीं कर रहे थे। इससे पहले उनके ये स्टेटमेंट। ठीक है, जरा शांत रहिए कपिल जी और संजय जी, एक मिनट। कौसर हसन मजीदी जी, कैसे देख रहे हैं इसे। और ठीक है, एक मिनट कौसर साहब जरा शांत हो जाइए। संजय जी, कपिल जी। और समाजवादी
राहुल जी, ऐसा है कि जो मदरसे का सर्वे कराया गया, तो ये सर्वे या एक दिन में सब चीजें नहीं हो जाती हैं। जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं ये तय करती हैं, ये अथॉरिटीज बाकायदा होती हैं कि किस समय पर कौन सा काम किया जाना चाहिए। तो इस सर्वे की जो जरूरत पड़ी तो किसी न किसी कारण पर जरूरत पड़ी। हम आपको एक बात अहम बताना चाहते हैं कि अभी पाकिस्तान जैसे आतंकी देश ने अपने यहाँ के मदरसों का सर्वे कराया और उस सर्वे के बाद वो ये चाहते हैं कि मदरसा सिस्टम को मॉडर्नाइज करते हुए उनको देश की मुख्य धारा में लाया जाए। तो अगर इन्हीं सब चीजों के चलते हुए, किन्हीं बातों के चलते हुए कोई चीजें सामने आ रही हैं जिनसे देश की आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर कोई ऐसा मामला किया जाता है तो उसमें बुराई की क्या बात है। दूसरी बात यह है कि इससे धर्म पे कौन सा आघात हो रहा है। संविधान तो हमें इजाजत देता है धर्म के प्रचार प्रसार और इंस्टीट्यूशन बनाने की, तो इंस्टीट्यूशन बनाने से कहाँ रोका जा रहा है? क्या इंस्टीट्यूशन का कोडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है? उसको दायरे में नहीं लाया जा सकता है कि क्या कोई चीज सरकार के और राज्य के नियंत्रण में, राज्य के हित में, राज्य के नागरिकों के हित में, देश की आंतरिक सुरक्षा के हित में अगर कोई चीज को दायरे में लाया जा रहा है तो इसमें हो हल्ला और हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? कौन सा इसमें धर्म खतरे में पड़ा जा रहा है? कौन सी इसमें धार्मिक, ये तो नूर अहमद अजहरी जी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल धर्म की शिक्षा दी जाए और दी जा रही है, इसमें किसी को कोई आ रहे कपिश जी, एक मिनट। जिस तरीके नूर अहमद अजहरी जी, क्यों है तौबा मचाया जा रहा है कौसर जी के मुताबिक? आखिर किस बात का डर? अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी बोल रहे थे, ये पिछली कई डिबेटों में मैंने सुना है, मेरे साथी रहे हैं युवा, सिर्फ रटे रटाए जुमले। यार पढ़ लिया करो भाई। आप ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी अहमद साहब, नूर अहमद साहब, ठीक है, उनको पढ़ने दीजिए, वो पढ़ लेंगे। मुसलमान देवबंदी है, मुसलमान बरेलवी है। कौसर साहब जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आप हर एक शख्स के जवाब दिए जाएंगे जब बात भारतीय जनता पार्टी के जो वो है प्रवक्ता है, पावर में है, वो ताकत में है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, डिवाइड करने का काम क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो कौसर साहब सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। कौसर साहब ने हाय तौबा की जो बात की है, मैंने पहले ही कहा कि मदरसों ने वेलकम कहा है। मदरसों ने कब कहा है कि सर्वे आप कराए? मदरसे वालों ने ये कहा। तो मदनी साहब को डर किस बात को लेकर है? जवाब मदरसों, वो इसे मस्जिद से क्यों जोड़ रहे हैं, इसे मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं, इसे इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं? मैंने कहा आपने गलती की है। इस पैनल में आपको मदनी साहब के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था। मैं मदनी साहब का प्रवक्ता नहीं हूं। आप इस बात को जान लें कि लेकिन आप शुरू में मदनी साहब की बात दोहराते नजर आए, नूर अहमद साहब। देखिए, मेरी बात अगर मदनी साहब की बात से तकरार कर रही है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने ये राय भाई समझ दीजिए, आ रहे मैंने मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से बोला है आपसे। बोलिए कपिश जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कौशल साहब ने जिस बात को कहा उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। कुछ प्रश्न कौशल साहब, ये बताइए, इस देश के अंदर विधि का शासन है कि नहीं? अगर आपकी नजर में नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे नजर में है कि पूरे भारत में विधि का शासन और संविधान के जो दिए हुए अधिकार है उनसे ये देश चलता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर विधि जो है वो लागू ना हो, चाहे वो मदरसे हो या ना हो, या कोई भी चीज, कोई संस्थान, चाहे वाणिज्यिक हो या शिक्षित, उस पर विधि लागू होती है। अब आप पता नहीं कौन सी विधि की बात कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, वो रेगुलराइज करने की कौन सी विधि चाहते हैं? अगर कहीं टेररिज्म हो रहा है, कहीं किसी के अधिकारों का अत्याचार हो रहा है, कहीं किसी जगह पे अपराध हो रहा है, सब पर विधियां लागू हैं, वो मदरसों पर भी उसी तरीके से चलेंगी। तो आप कौन सी नई चीज और कौन सा हाय तौबा की बात? किस चीज की हाय तौबा किसने? तो मदनी साहब क्यों? कपिश जी, नहीं, मैं तो देखिए, अगर मदनी साहब की बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि मदनी साहब का एक प्रवक्ता होना चाहिए नूर साहब की तरह। नहीं, मैं दो बात कह रहा हूँ। मैं दो बात कह रहा हूँ कि मांगो उसी से जो दे कुछ। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको, देखिए ये बहुत जरूरी बात है, अगर आपको वास्तव कपिश जी, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो किसी भी योजना में भेदभाव नहीं, कल्याण कराएंगे, किसी भी योजना में भेदभाव नहीं, सबसे ज्यादा फायदा पसमानदा मुस्लिमों को मिला योजनाओं का। नहीं, ये सब कहने वाली बात है।
देश तो बात किसकी, जनता बात किसकी सुने? कपिल श्रीवास्तव की बात सुने या संजय जी की बात सुने? इसका आपने जवाब नहीं दिया। देश जो है वो गरीबी में 113वें स्थान पे चला गया, ठीक है। अब मदनी साहब मान नहीं रहे हैं, संजय जी मदनी साहब मान नहीं रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा भारत के अंदर साहब तो मान जाएंगे, लेकिन साहब पता नहीं कौन सा सरकार की, और साथ ही साथ कपिल सिंह भी नहीं मान रहे हैं। की है न ये मुसलमान की है, नहीं मानेंगे, न ये सिख की है, न ये ईसाई की है, जिसने जीडीपी को माइनस में डाल दिया। दरअसल ये कपिल साहब और ओवैसी साहब जैसे लोगों ने कोरोना के कारण कुप्रबंधन के शिकार हो गए, बुरा किया है, हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नचवाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आप देखिए, आप तारीफ करेंगे कि ये सबकी बात करते हैं, अरे ये किसी की बात नहीं करते, केवल ये 5 लोगों की बात करते हैं, अदानी साहब की बात करते हैं, अंबानी साहब की बात करते हैं, मोदी साहब की बात करते हैं, और ये अमित शाह साहब की और जय शाह साहब की बात करते हैं। ये 5 लोगों से इस पार्टी को मतलब है, इसके अलावा इसको किसी से भी मतलब नहीं है। इस हकीकत को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप गरीबी के स्तर में देश को ला दिए, आपने अमीर गरीब की खाई बढ़ा दी, लेकिन मुझे लगता है जीडीपी को धरती चटवा दिया। ठीक है कौसर साहब जो पढ़ा लिखा तबका है इस्लाम में, मदरसों और वो इन चीजों में नहीं पढ़ता। जो मुझे लगता है दीनी तालीम की बात होती है, वो वर्ग जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उसे दीनी तालीम की बात कहकर मदरसे में पढ़ाया जाता है। सवाल इस बात को लेकर है कि मदनी साहब कहते हैं कि लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें किसी बोर्ड से मान्यता नहीं चाहिए, हमें सरकारी मदद नहीं चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि समाज की मुख्यधारा में उन बच्चों को लाने की अगर कोशिश हो रही है तो फिर बार बार ये दिक्कत क्यों हो रही है? मदनी साहब किसको बरकला रहे हैं? देखिए, ये लोग राहुल जी सियासत के जादूगर हैं और इनको सियासत की जादूगरी की महारत हासिल है। ये किसी भी तरीके से मुसलमानों को एक भीड़ का वो हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं कि जो आने वाले वक्तों में किसी भी सियासी मौके पर, किसी की चुनाव के मौके पर ये लोगों को जो है वो उस भीड़ को दिखा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ आप एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, ये सिर्फ यही ये सिर्फ साहब आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है? दरअसल मीडिया और सरकार के चापलूसों से मैं मुस्लिम समाज की ओर से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। और 1947 से लेकर के आज तक ये जितने भी लोग हैं, ये सियासी जादूगर, इन्होंने हमेशा बरेलवी साहब को आप कह देंगे सियासी है और आप कह देंगे कि आप सियासी नहीं है, और इन्होंने मुसलमानों को सियासत में नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान डिबेट में बैठे हुए सियासी चाहता है तो सरकार के पक्ष में सियासी व्यक्ति है, ये कौन नहीं जानता है? बुनियादी चीजों चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मदनी साहब ने साफ तौर पर कहा कि हमें किसी बोर्ड की मान्यता नहीं चाहिए, हमें सरकार से मदद नहीं चाहिए, हमें लैपटॉप वाला शिक्षक नहीं चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि मदनी आखिर मुस्लिम के किस वर्ग को बरगला रहे हैं? क्या ऐसे मुस्लिम बच्चे जो दीनी तालीम तो ले, साथ ही साथ तकनीकी एजुकेशन हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, उसके साथ देश की तरक्की के साथ वो अपनी सहभागिता निभाए, क्या ये मदनी साहब नहीं चाहते? आकलन मुसलमानों का वो वर्ग करे जो ऐसे लोगों के बयानों के बीच फंसकर रह जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है। बोलो जी, ये लोग कांप क्यों रहे?